हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको परतंत्र ऊर्जा का प्रभाव हम चित्र के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परतंत्र ऊर्जा का प्रभाव, फुल ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। ऊर्जा संपूर्ण जीवमंडल का आधार है। ऊर्जा जो होता है संपूर्ण जीवमंडल का आधार होता है। जीवित या निर्जीव सभी पदार्थों में ऊर्जा उपस्थित रहती है, क्योंकि ऊर्जा ही अणु और परमाणु को एक साथ बांध कर रखती है। ऊर्जा जो होती है वो अणु और परमाणु को एक साथ बांध कर रखती है। ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है। केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण किया जा सकता है, यानी कि बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवमंडल सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। जीवमंडल में सूर्य जो होता है वही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, सभी जीवधारी अपने हिस्से की ऊर्जा केवल भोजन से प्राप्त करते हैं। सभी जीवधारी जो होते हैं अपने हिस्से की जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त करते हैं, तो भोजन से प्राप्त करते हैं। जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो पौधे से प्राप्त होता है। अब देखिए, ये जो पौधा है किससे भोजन प्राप्त करता है, तो सूर्य से प्राप्त करता है। सूर्य से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, और सभी जीवधारी क्या करते हैं कि पेड़ पौधे से अपना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जीवमंडल में केवल पौधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग करता है। जीवमंडल में पौधे को होता है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग करता है। वे प्रकाश संश्लेषण के समय सूर्य की ऊर्जा को सोकर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य की ऊर्जा को सोकर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। उसे भोजन के अणुओं के बीच संचित कर देते हैं। प्रकृति में केवल पौधे ही विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए पौधे को परिवर्तन या ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का केवल 1% ही हरे पेड़ पौधे उपयोग कर पाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का केवल 1% भाग ही हरे पेड़ पौधे जो है उसको उपयोग करते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा को वे भोजन के अणुओं के साथ रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर देते हैं। इस ऊर्जा का कुछ भाग पौधे की उपापचय संबंधी क्रियाओं जैसे श्वसन उपयोग किया जाता है। ठीक है, शेष ऊर्जा भोजन के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचती है। उपभोक्ता भी कुछ ऊर्जा को खर्च करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा आदि में रूपांतरित होकर वायुमंडल चली जाती है। कुछ ऊर्जा जीवधारी के शरीर से बेजल पदार्थ अथवा उत्सर्जित पदार्थ के माध्यम से बाहर चली जाती है। शेष जीवधारी की मृत्यु के पश्चात अपघटन क्रिया के कारण सीधे वातावरण में चली जाती है। ऊर्जा के इस प्रवाह से दो स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला है, ऊर्जा परतंत्र में अचक्रीय रूप से प्रवाहित होती है। ऊर्जा जो होती है परतंत्र में अचक्रीय रूप से प्रवाहित होती है। दूसरा, आर श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा जो होती है बेकार हो जाती है। ठीक है, लिंडामेंट नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 में बताया कि आर श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अपने पहले चरण पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा का 10% होती है। अर्थात यदि 100 किलोग्राम घास का उपभोग यदि कोई शाकाहारी जानवर करता है तो उसके शरीर में अनुपातिक रूप से 10 किलोग्राम घास में संचित ऊर्जा के बराबर ऊर्जा का उपभोग पाता है। ठीक है, इसे लिंडमान का 10% नियम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आहार श्रृंखला में ऊर्जा की हानि। लिंडमैन के नियम से स्पष्ट है कि प्रत्येक पौष्टिक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का उपयोग होता है और 90% जो ऊर्जा होती है वो बेकार हो जाती है। ऊर्जा के इस प्रवाह को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। अब पहला देखिए, पृथ्वी पर सूर्य के लगभग 1000 जूल विकिरण ऊर्जा जीवमंडल में आती है। कितनी आती है, 1000 जूल विकिरण ऊर्जा जो होती है वो पृथ्वी पर आती है। पौधे जो होते हैं वो 10 जूल ऊर्जा का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, शेष 990 जूल जो होता है ऊर्जा वातावरण में गायब हो जाती है। ये 10 जूल जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टार्च और शर्कराओं में संचित रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो सूर्य जो है पृथ्वी के जीवमंडल में 1000 जूल भेजता है। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं उसमें से 10 जूल प्राप्त करते हैं और बाकी के 990 जूल जो होते हैं वायुमंडल में गायब हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपभोक्ता जो होते हैं पेड़ पौधे से 1 जूल प्राप्त करते हैं, बाकी 9 जूल जो होता है वो वायुमंडल में गायब हो जाता है। उसी प्रकार कुछ ऊर्जा जो होता है जीवधारी के शरीर से बेजल पदार्थ तथा उत्सर्जित पदार्थ के माध्यम से बाहर चल जाता है। शेष ऊर्जा क्या होता है कि जीवधारी की मृत्यु के पश्चात अपघटन क्रिया के फलस्वरूप वातावरण विलीन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पौधे द्वारा संचित की गई ऊर्जा आहार श्रृंखला के माध्यम से प्राथमिक उपभोक्ता के शरीर में पहुंचती है। ये क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता के माध्यम से शरीर पहुंचती है। उपभोक्ता अपनी उपपचयी क्रियाओं से कुछ ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे।
अब तीसरा देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता का शरीर की शेष ऊर्जा द्वितीय उपभोक्ता यानी कि मानसिक शरीर में पहुंचती है। ये द्वितीय उपभोक्ता जो है इसके शरीर में पहुंचती है। वे भी इस ऊर्जा का कुछ भाग अपनी उपचय क्रियाओं में खर्च करते हैं। इस प्रकार सभी जीवधारी जो होते हैं ऊर्जा का कुछ भाग खर्च करते हैं। सभी जीवधारी के शरीर से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का वायुमंडल विमोचन हो जाता है। सभी जीवधारी के शरीर में से क्या होता है कि ऊष्मा का कुछ ऊर्जा जो होता है वायुमंडल में विलीन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चौथा देखिए, जीव जंतु की मृत्यु के बाद उनके शरीर के जलने या अपघटित होने से ऊर्जा मुक्त होकर वायुमंडल चली जाती है। अब यहाँ देखिए, ये जो जीव जंतु जो है जब मर जाते हैं तो इनका शरीर जो है अपघटित होने लगता है। उसके बाद जो ऊर्जा निकलती है वो वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार कुल मिलाकर 10% ऊर्जा उपयोग होता है। कितना परसेंट ऊर्जा उपयोग होता है? तो 10% ऊर्जा जो है उपयोग होता है, बाकी के 9% जो है ऊर्जा बेकार चली जाती है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा पुनः वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय है और पृथ्वी में ऊर्जा के संबंध में एक खुला तंत्र है। पृथ्वी में जो है ऊर्जा के संबंध में एक खुला तंत्र है जो ऊर्जा को वापस जाने देती है। दूसरी ओर पदार्थ का प्रवाह पृथ्वी पर चक्रीय क्रम में होता है। मृत्यु और अपघटन के पश्चात संपूर्ण जीवभार पृथ्वी में ही समा जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पदार्थों के लिए एक बंद तंत्र की तरह काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।